नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आईटी के शिकंजे में आजम। सपा नेता आजम खान पर आईटी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अल जौहर ट्रस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश की 6 जगहों पर आईटी ने रेड मारी। गाजियाबाद की एकता कौशिक जो अल जौहर ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं, उनके घर भी आईटी ने रेड की। आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। आयकर की टीम आजम खान के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट और खातों की जांच कर रही है। आजम खान के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी से भड़की सपा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, ऐसा लगता है दिल्ली में बैठे लोग हताशा में कदम उठा रहे हैं। आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों फर्जी मुकदमे कायम किए गए। उन्होंने कहा, आजम जैसे ईमानदार शख्स की यहां ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मामले में सपा आजम खान के समर्थन में स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है। तत्कालीन सांसद आजम खान पर बेनामी संपत्ति और टैक्स में अनियमितता का आरोप था कि सांसद आजम खान ने 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 560 एकड़ भूमि में जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इसमें नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर सरकारी धन का दुरुपयोग और जमीनों पर कब्जा करने की बात भी कही गई। आजम खान पर ठेकेदारों उद्योगपतियों से करोड़ों रुपए चंदे के रूप में लेकर काले धन को सफेद करने की कोशिश का भी आरोप है। जैसे कई आरोप हैं आजम खान पर, जिसको लेकर वो जेल भी काट कर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी सपा नेता उनका पक्ष ले रहे हैं। जाहिर है, चुनाव है, मुस्लिम वोट अगर कहीं जाते हैं तो आजम बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बहरहाल अपने क्षेत्र में आजम जीत भी नहीं पा रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शन है, राम साहब ने भी क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मोहम्मद आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए और एक केस में जिनमें उसकी सज़ा हुई थी उसमें स्वयं एफआईआर करने वाले एडीएम ने कोर्ट में ये बयान दिया था कि मुझे कलेक्टर ने ज़बरदस्ती मुकदमा लिखवाया था। जहाँ तक इनकम टैक्स के रेट का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि आजम जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब के यहाँ छापेमारी कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब डरती है तब तब छापेमारों से अपने काम करवाकर नेता और हेडलाइन मैनेज करने काम करती है। लेकिन ये जानते हैं आजम खान साहब डरने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। ये उन नेताओं की तरह नहीं है, हेमंत शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार की तरह टूटकर भाजपा का हिस्सा बन जाएं। आज की छापेमारी मुख्यतः जो दिल्ली में शरद पवार जी के घर में इंडिया की बैठक हो रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए है, हेडलाइन बनाने के लिए है। तो भाजपा को इस बात का ध्यान रहे कि अब हेडलाइन बनाने से, नेताओं के यहाँ छापे बनवाने से कोई काम नहीं चलने वाला है। अब देखिए, जिस तरीके से दिल्ली से प्रत्याशी भेजा गया घोसी विधानसभा में और उसका हार हो जाती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी खिसियाट में डाली। समाजवादी पार्टी इन छापेमारों से डरती नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास है। इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी कानूनी रूप से जरूर लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सोचती है कि इन छापेमारी से समाजवादी पार्टी रुक जाएगी, अपने मकसद को छोड़ देगी। तो समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई को इसी तरीके से लड़ती रहेगी। किसी भी छापेमारी से समाजवादी पार्टी के लोग वो झुकने वाले नहीं। समाजवादी पार्टी घोसी में मिले उपचुनाव में जीत के बाद से मदान हो गई है। वो अनर्गल बयान दे रही है। अब तो अखिलेश यादव जी को G20 में भी घोसी नजर आ रहा है। तो ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा जाए। जहां तक बात रही आजम खान साहब की, तो उनके खिलाफ कई मामलों की जांच लगातार चल रही है। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग मामलों में उनकी जांच कर रही हैं। उन्हें जिस तरह का इनपुट मिल रहा है वो उस पर आगे बढ़ रही है। इससे न तो सरकार का कोई लेना देना है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है। तो आजम खान के ठिकानों पर पड़ रही रेड से ये साफ है कि कुछ तो बात है जिसकी वजह से रेड पड़ रही है। यूं ही बगैर वजह के 6 महीने पहले से इस तरह की खबरें आना क्यों शुरू हुई। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उनसे ही इस चर्चा को विस्तार देंगे। शिल्पा दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ना जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता आप कांग्रेस की।
शमशेर आजाद साहब जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, अनूप संडा जी प्रवक्ता सपा से और सैयद रजा साहब वरिष्ठ पत्रकार है। रजा साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत। 103 मुकदमे, 28 मुकदमे जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। संपत्तियों को देखें तो पत्नी समेत उनकी भी संपत्ति कुछ कम नहीं है। अगर पत्नी की बात करें तो फातिमा मैडम की 3 करोड़ की से ज्यादा की संपत्ति है, जिसका खुलासा उन्होंने खुद ही किया है। बेटे अब्दुल्ला आजम खान, उनकी भी 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। जौहर ट्रस्ट जिसको लेकर खबरें सामने आती रहती हैं, अब आईटी की रेड हो रही है तो वजह कुछ तो होगी। देखिए, ऐसा है कि इन लोगों ने जो हलफनामा चुनाव के टाइम दाखिल किया जाता है, उस हलफनामा को जब इन्होंने दाखिल किया तो उस हलफनामा जो है वो उसमें चेक हुआ कि साहब इन्होंने जो अपनी संपत्ति की चीजें, जो इन्होंने रुपये सब चीजें दिखाई हैं, उसमें सत्यता क्या है। तो सत्यता के आधार पे जो है कई जगह जो है उत्तर प्रदेश में रामपुर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, सहारनपुर है, सीतापुर है, लखनऊ है, और एक मध्य प्रदेश में भी एक जिले में हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक एमपी राज्यसभा वो आजम खान ने स्वयं बनवाया था अखिलेश से कह के, जबकि मेरा ख्याल है कि वो बहुत चाहते थे, नहीं थे अखिलेश जी कि वो एमपी बने, लेकिन आजम खान का उस टाइम दबाव था, तो दबाव पे वो भी जो है एमपी राज्यसभा बने, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, उनके अभी रेट पड़ रही है। सीतापुर में जो है एफएम जैदी साहब हैं, तो पब्लिक जो है वो सेंट्रल स्कूल है, वो स्कूल के वो रीजेंसी पब्लिक स्कूल के वो प्रबंधक भी हैं, और ये स्टेशन रोड पे शहर कोतवाली सीतापुर में स्थित है। ये भी जो है वो जौहर अली ट्रस्ट के जो है ये भी जो है वो पदाधिकारी बताए जाते हैं, मेन आदमी है। तो कहीं ना कहीं एक सपा के विधायक हैं नसीर साहब, चमरौली के विधायक हैं, उनके यहाँ भी छापा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये तंजील का खाते के बारे में आपने खुद ही बता दिया। बेनामी संपत्ति, आप समझिए 2019 में आकाश सक्सेना ने एक एप्लीकेशन गुजारी थी केंद्र सरकार में, और केंद्र के लोगों को दिया था कि साहब इनके पास जो बेनामी संपत्ति है उस पर जांच कर ली जाए। 2012 के अंदर जो है वो आजम खान ने जो है 560 एकड़ भूमि में जो है वो अपना ये जौहर यूनिवर्सिटी खड़ा किया, जिसमें बताया जाता है कायदे कानून का जो है वो उल्लंघन हुआ है, इसमें कायदे कानून का इस्तेमाल नहीं हुआ, और बताया ये भी जाता है कई काले धनों को इसमें इस्तेमाल करके सफेद किया गया है। और आप समझिए 2019 में जो जमीन कब्जे किए मुकदमे हैं, इसमें 30 मुकदमे तो जो दर्ज हुए हैं वो खाली जमीन के ही हैं, उसी जमीन के हैं, जिसके बाद जो है आजम खान को भूमाफिया कहा गया। आजम खान बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, 2 बार एमपी रह चुके हैं, लगभग 9 बार जो है एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं, और वो लीडर्स हैं। साहब आपने बता दिया, मुझे लगता है आपकी बातों पर मुझे सपा से जवाब लेना चाहिए, क्योंकि सपा सांसद का जो उस पर बयान सामने आया है उनका कहना है कि आजम साहब जैसे ईमानदार शख्स पर इस तरह की कार्रवाई होना ठीक नहीं है। अनूप संडा साहब कहिए। कि निश्चित तौर पे आजम खान साहब की छवि आर्थिक तौर पे बहुत ईमानदार व्यक्ति रही है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद जरूर उनके ऊपर बकरी चोरी और मुर्गी चोरी जैसे घटिया आरोपों में मुकदमे कायम किए गए, और इस बात को पूरा देश जानता है, यहाँ तक कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय को टिप्पणी करने पर मजबूर करना पड़ा ईडी के एक निदेशक को लेकर के कि केंद्र सरकार ईडी में का, सीबीआई का, आयकर का, इन एजेंसियों का जिनका गठन देश में संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था, अनियमितताओं को रोकने के लिए किया गया था, उनका इस्तेमाल विपक्षी दलों की रफ्तार को रोकने के लिए कर रही है। और ऐसे समय पर जबकि कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है और लगातार मजबूत हो रहा है, और घोसी में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक पराजय का सामना करना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में हमको ये लगना स्वाभाविक है और ये बात बिल्कुल जायज है कि ये छापेमारी के पीछे एक राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। अब कहने को तो आज जितने भी छापे पड़ते हैं आयकर के, उनके सबके पीछे कहा जाता है कि अनियमितता थी, लेकिन उनका राजनीतिकीकरण कैसे होता है वो भी हम आप जानते हैं। और जहां तक सवाल ये रहा कि अगर भाजपा के हमारे मित्र लोग ये कहें कि सरकार आर्थिक अपराधों को रोकने में बहुत अग्रणी है और उसके प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस है, तो मैं एक उदाहरण याद दिलाना चाहूंगा कि अभी पिछले कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक रैली में भाषण दिया था और कहा था कि 70,000 के घोटाला, सिंचाई घोटाला करने वाली एनसीपी के नेताओं हम ठीक करने का काम करेंगे।
और उसके बाद 4 दिन नहीं बीते थे और एनसीपी के श्री अजीत पवार अपने कुछ विधायकों के साथ भाजपा की सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। तो जीरो टॉलरेंस तो है नहीं। निश्चित तौर पे सरकार अपने विरोधियों के ऊपर आयकर को, ईडी को, सीबीआई को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। आपका कहना है कि आर्थिक तौर पर बड़े ईमानदार हैं, यानी आप भी मानते हैं कि जो सजा हुई है वो यूं ही कोर्ट ने नहीं दी होगी और क्यों ही वो सजा काट कर नहीं आ गए होंगे। उसके अलावा जो 30 मुकदमे उसी, अब रुक जाइए, अब आपने बोल लिया ना, कंप्लीट कर लिया अपनी बात, जरा मैं भी सवाल पूछ लूं आपसे। सजा, आपने सजा की बात कही, तो क्या किसी आर्थिक घोटाले में उनको सजा हुई है? मैंने इसीलिए आपको दोनों बात कही ना मैंने आपको। आप कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर ईमानदार, यानी आप मान रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका ठीक नहीं, क्योंकि पहले खुद भी सजा काट कर आ चुके हैं। अब सुनिए मेरा सवाल, जो हलफनामे में वो अपनी आय बताते हैं, उससे कई ज्यादा उनके पास संपत्ति निकलती है, उनकी पत्नी, उनके बेटे के पास संपत्ति निकलती है, लेकिन आप कहते हैं आर्थिक तौर पर बड़े ईमानदार हैं। आईटी रेड मारती है, अगर उन्हें कुछ किसी तरह के सोर्सेस नहीं होते, कोई बात नहीं होती, तो आईटी रेड मारती ही क्यों, ये बताइए। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि इंडिया अलायंस बना इसलिए क्योंकि आप लोगों के ऊपर छापे पड़ना शुरू हो गए। नहीं, देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी को अपना चेहरा बचाने के लिए, एनडीए को अपना चेहरा बचाने के लिए कुछ ना कुछ कहना है। मुझे बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ईमानदारों का इतना बड़ा संगठन हो गया कि उसमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं मिला? यानी आप मानते हैं कि आजम खान साहब, चलिए एकमात्र ही, लेकिन भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में? मेरी बातों के निहितार्थ मत निकालिए, बात पूरी होने दीजिए, तब सवाल कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के शासनकाल में कितने भाजपा नेताओं के ऊपर ईडी के, वो तो मैं पूछ ही लूंगी सर, छापे पड़े हैं। बीजेपी से बीजेपी वाला ही सवाल पूछूंगी और सपा से सपा वाला ही सवाल पूछूंगी। इसलिए ईमानदार जो आपके नेता कह गए हैं आजम खान साहब को, वो गले से नहीं होता। ठीक है, लौट रही हूं। अब आपके सहयोगी पार्टी कांग्रेस को जरा समय दे दूं। कह सकते, छापे की पूरी प्रक्रिया होती है, उसके बाद तय होता है कि क्या अनियमितता थी। अगली बार से ईडी, आईटी, सीबीआई, इन सबको प्रक्रिया का पूरा उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाके बता देना चाहिए क्या प्रक्रिया, उसके बाद छापा मारना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दूसरी पार्टीज हैं, विपक्षी पार्टीज हैं, उनको ये पता नहीं होता। मैं आपकी सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस है उनकी तरफ से शिल्पा जी वेट कर रही है, अब मैं उनके पास जा रही हूँ। सर शिल्पा जी, आप भी कह लीजिए, उसके बाद दोनों का बातों का जवाब मैं आजाद साहब से लूंगी। बताइए मैडम, क्या जो भी रेड्स पड़ती हैं उसमें दलों का ही हाथ होता है? शिल्पा जी अनम्यूट कीजिए अपना डिवाइस, म्यूट है आपका डिवाइस। ओके, हाँ जी कहिए। जी, क्या प्रश्न एक बार पूछूंगी? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्या कहीं पर भी अगर रेड पड़ रही है तो उसमें राजनीतिक दलों का ही हाथ है? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर कुछ रेड है, उन्होंने हलफनामे में कुछ और मेंशन किया था और उसके बाद कुछ और चीजें निकल गई हैं, तो डेफिनेटली जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो चले। लेकिन इस समय जो इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, ये स्पष्ट रूप से बताती है कि 2024 की तैयारी है और दोबारा से उत्तर प्रदेश में 2080 की राजनीति को हवा दी जाती है। तो फिर कार्रवाई पर सवाल नहीं, टाइमिंग पर सवाल है आपका। हाँ, कार्रवाई पर सवाल नहीं, टाइमिंग पर सवाल, ठीक है। हाँ। उसके बाद जो इंडिया अलायंस बना है उससे बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कर बना है। हाँ, नहीं, इसलिए क्या है कि वो इमेज टार्निश कर रहे हैं, और ये जो मोडस ऑपरेंडाई है भारतीय जनता पार्टी का, ये बड़ा चिर परिचित अंदाज है उनका कि आप लोगों की इमेज को टार्निश कीजिए। एक तालीमशुदा आदमी, एक इतने अच्छे आदमी, आपको आईटी रेड करनी है, आप कीजिए। Let the law take its course. I am not against it. I am not saying that he is not having any kind of things that he has written. He might have. लेकिन जिस तरीके से आप 2024 के चुनाव में मैडम मान भी रही है कि वो गलत है, मान भी रही है कि संपत्ति उनकी गलत तरीके से सामने आई, मान भी रही है कि उनको सजा हो रही है, लेकिन अच्छे इंसान है वो। गजब, अच्छे कैसे इंसान कहा जाएगा भाई? मुकदमे चल रहे हैं, सजा हो रही है, मजबूरियां भी राजनीति की कहाँ से कहाँ ले आती हैं। इंसान देता है, ठीक है। आजाद साहब आपके ही पास आ रही हूँ, इसके पास थोड़ा सा इंतजार, आजाद साहब आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं उस तरीके से कार्रवाई नहीं मैडम, टाइमिंग को लेकर बोल रहे थे ना अभी आप। अब कार्रवाई पर सवाल करेंगे तो फिर मेरा काउंटर क्वेश्चन दूसरा होगा। कार्रवाई पर सवाल है या टाइमिंग पर सवाल है?
देखिए टाइमिंग नहीं, जिस तरीके से आप कर रहे हैं दैट इज रॉन्ग। नहीं तो तरीका तो वो कानूनी जो एजेंसियां, तरीका उनका छोड़ दीजिए। टाइमिंग पर आपका सवाल है या कार्रवाई पर सवाल है? वो छापा मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे, उसमें कार्रवाई प्रोसेस का लिखकर थोड़ी ना बताएंगे हम लोगों को कि ये हमारा प्रोसेस, आज हम इस दरवाजे छापा मारने जा रहे हैं, आज उस दरवाजे छापा मारने जा रहे हैं। खैर लौट रही हूँ, कमिंग बैक टू यू मैडम, कमिंग बैक टू यू, प्लीज वेट। आजाद साहब, जब आपको अपनी है वो कट्टी हुई दिक्कत ठीक है, वापस आ रही। आजाद साहब, ये कार्रवाई जब चुनाव आते हैं तभी ईडी आईटी रेड मारने पहुंच जाते हैं, एक सवाल तो ये, और दूसरा सवाल कि ये मामला अभी का तो नहीं है जौहर ट्रस्ट का, अभी ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। और वाकई क्या इंडिया अलायंस से बौखला गए हैं आप, इसलिए दोबारा से रेड शुरू कर दिए? तो तरीका पुराना है सर, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंडिया अलायंस के बारे में बता दूं कि आज ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय जी हैं, उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में समाजवादी पार्टी के लिए कटु आलोचना की है कि बागेश्वर में उन्होंने प्रत्याशी उतारकर ये साफ जाहिर कर दिया कि इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। अब 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेंगी, वो बात क्लियर होगी। दूसरी बात हो जाती है चुनाव के लेकर, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हर 1-2 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव हमेशा रहता है। चुनाव आया, रेड लेकर आया, आईटी की वैल्यू बढ़ गई, सीबीआई की वैल्यू बढ़ गई, विपक्षी पार्टियां यही बोल रही हैं सर टाइम गलत है आपका, चुनाव आया, रेड्स लेकर आया, ऐसा कुछ है क्या? सुन लीजिए, वही मैं कह रहा हूँ कि चुनाव हमेशा कहीं ना कहीं रहता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और हर स्टेट में जो 28 स्टेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो पार्टिसिपेट करती है और कहीं ना कहीं सत्ता में रहती है, कहीं विपक्ष में रहती है। अब समाजवादी पार्टी की तरह कोई छोटी पार्टी नहीं कि 2 स्टेट में रहते हो, इसलिए उनको लगता है कि चुनाव आया तभी कुछ ऐसा किया जा रहा है। रह जाती है बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की शासन में पिंजरे का तोता कहा जाता था सीबीआई को और ईडी को, कि जब कुछ होता था तो पिंजरे का तोता पिंजरा खोल दिया जाता था और तोता जो अपना काम करके चलाता था। तो वही उनको लग रहा है कि जिस तरीके से हम काम करते थे वही धारणा में भारतीय जनता पार्टी तो नहीं काम कर रही है। तो ये साफ कर देना चाहते हैं। आपकी बात पर कमेंट कर रही माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी को सीखने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक संस्था संविधान क्या होता है, मत कीजिए। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है शिल्पा जी आपकी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, आप जो दबाते हैं हम नहीं करते हैं सब कुछ, हमें मत सिखाइए। लेकिन अगर है पाक साफ आप, अगर है पाक साफ आप, तो किसी भी कार्रवाई से डर कैसा? रजवी साहब जी, मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल बात सही है। देखिए ऐसा है, जो ये टाइमिंग की बात कही जा रही है, कतई टाइमिंग की बात नहीं है। घोसी का इलेक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो 2022 में 1 लाख जो है 8,430 वोट पाए थे। उसके बाद जब आपकी काउंटिंग हुआ तो वो 1,24,000 से ज्यादा वोट पाए थे। तो जाहिर सी बात है समाजवादी के अगर वोटर बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई, क्योंकि आईटी जो सेल है ये फौरन कोई चीज नहीं करती है, ये स्टडी करती है और स्टडी करके प्रॉपर एविडेंस इकट्ठा करती है। क्योंकि अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं होगा तो हंसी हसारत हो जाएगी, कोर्ट में जाएगा मामला तो बिल्कुल फट से उड़ जाएगा, हवा के तरीके से उड़ेगा। तो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनकी भी हंसी होगी और पूरे देश में एक माहौल बनेगा कि साहब ये जो लेके आए थे ये बिल्कुल ऐसा मुकदमा था कि जो कोर्ट में स्टैंड ही नहीं कर पाया। तो पूरी स्टडी करते हैं। अब ये कहना कि साहब टाइमिंग ये है कि घोसी का चुनाव हुआ और हमें तो लगता है कहीं इस फ्रेम में हमें आजम खान दिखे भी नहीं कि वहां घोसी के चुनाव में गए हों, कहीं हमें राम गोपाल जी का पता चला और जो है वो शिवपाल जी का पता चला और जो बहुत से समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनका। अब कहीं अगर आजम खान, रजा साहब की बात पर देखिए, रजा साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई, और इनसे बहुत कुछ हम लोगों ने विधानसभा में रहते समय सीखा है। आयकर के छापों की निश्चित तौर पे एक प्रक्रिया होती है और ये रजा साहब भी जानते होंगे और सारे मित्र जानते हैं कि आयकर का छापा पड़ने से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आयकर के छापे पड़ने के बाद जो अगर संपत्ति मिलती है तो उसकी लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग के आधार पे आईटी नोटिस देता है, नोटिस का जो भी व्यक्ति है वो जवाब देता है और उसके आधार पे तब केस चलता है और तय होता है कि उस व्यक्ति ने अनियमितता की है कि नहीं की है। हाँ जी। तो नंबर 1, इससे मान लेना अनियमितता है, ये बात गलत है। नंबर 2,
शंका पे, मंशा पे हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि आईटी जैसी ही एक संस्था, ईडी है जिसका और ज्यादा उपयोग हो रहा है सरकार के द्वारा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के एक निदेशक श्री संजय मिश्रा जी की लगातार कार्यकाल बढ़ाने के ऊपर बहुत सख्त टिप्पणी की थी केंद्र सरकार से। समय कम है, लेकिन आपकी बात पे काउंटर क्वेश्चन ये है कि उनके हलफनामे में ही उनकी संपत्ति का जिक्र है जो डाउटफुल है, और इसीलिए अब जब जौहर ट्रस्ट की बात आती है तो आपने कहा कि जाहिर सी बात है उस मामले में वो आरोपी नहीं ठहराए जा सकते, तो फिर जांच का डर किस बात का? समय कम है शिल्पा जी, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। एक छोटा क्या लीजिए 10 सेकंड में, 10 सेकंड में सर। आप अपने अभी स्टूडियो से निकलेंगी, अगर हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का सिपाही खड़ा होकर के आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगने लगे, तो क्या आपको खींच और आपकी रफ्तार में कमी नहीं आएगी? उन्होंने खुद दिया है। सही आप हैं, आपके पास जौहर ट्रस्ट में अगर किसी तरह से वो आरोपी नहीं है तो आईडी, ईटी, सीबीआई कोई जांच कर ले, दिक्कत क्या है? शिल्पा जी समय कम है सर, संडा साहब समय कम है, 30 सेकंड में शिल्पा जी, 30 सेकंड में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी मैम कि लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, जो भी कुछ खामियां हैं, जो भी कुछ कमियां हैं, वो कार्रवाई हो। लेकिन मैं सिर्फ मैं इस मंच पर सवाल उठा रही हूँ कि जिस तरीके से भाजपा सरकार जो है ये भय की और दुश्मनी की राजनीति करती है, ये राजनीति इस लोकतंत्र जो कार्रवाई है कानूनी तरीके से होनी चाहिए। वेरी नाइस, कानून अपना काम कर रहा है, जस्टिस जो एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हैं, ठीक है, आजाद साहब बार बार समय को लेकर ही बात हो रही है कि जो टाइमिंग है उस कार्रवाई को लेकर ठीक नहीं, और प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए। कई पारुल जी, अभी मैंने बताया, फिर वही बात मैं कहूंगा कि चुनाव तो हिंदुस्तान में हमेशा रहता है, भारत क्योंकि देश सबसे बड़ी है। 2016-17 का ये हलफनामा था सर, जिसमें ये जानकारी दी गई थी, और अब 2023 में हम बात कर रहे हैं। बड़ी देर हो गई है समझते समझते। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतना ही इजाजत दे रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी और हमें समय दिया। आईटी के शिकंजे में आजम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जौहर ट्रस्ट जिस पर आईटी ने रेड की है, इस पर पहले से ही जमीन को लेकर 30 मुकदमे चल रहे थे, और जो हलफनामा दाखिल किया गया चुनावी समय में, चाहे फिर पत्नी की बात करें, हम आजम साहब के बेटे की बात करें, आजम साहब खुद, इनकी अलग अलग संपत्तियां बताई गई हैं जो उनकी आय के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रही थी। उसके बाद भी शक के निगाहों में तो थे ही, लेकिन अब कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि चुनावी समय है इसलिए रेड्स पड़ रही हैं। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई इंडिया अलायंस जो जुड़ा है वो उसी वजह से जुड़ा है कि जगह जगह अलग अलग जगहों पर जो छापे पड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि कोई छोटा नेता, बड़े नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं, और छापे पड़ने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एविडेंस मिल भी जा रहे हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आजम खान साहब जिसको ईमानदार बता रहे हैं सपा के सांसद, वो खुद ही सजा काट कर आ चुके हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।